Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11 and our chapter is 7th and that name is a source of the business finance and it is our fourth part of this chapter. In this video our today's topic is GDR, ADR and IDR. So dear student, first of all we understand about GDR. Okay, GDRs represent Global Depository Receipt. It's also the owners fund but long term. Global Depository Receipt are issued against the issue of the equity shares in the global market. As we know that the most of time a company who are maintaining the owners fund, they are issuing the shares. Okay, and shares represent the owners fund. अगर कोई फॉरेनर्स चाहता हो इंडिया में इन्वेस्ट करना इन शेयर्स मार्केट, तो वो कैसे कर सकता है? तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए क्या यूज कर सकता है? जीडीआर यूज कर सकता है, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. दुनिया के किसी भी कोने से व्यक्ति इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करके क्या कर सकता है कि अपने डिपॉजिट को, अपने इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट में इन्वॉल्व कर सकता है, लगा सकता है. These are indirect equities offering. ये जो होते हैं GDR जो होते हैं वो क्या होते हैं? Indirect equity offerings होते हैं. जिस तरीके से शेयर्स को ऑफर किया था, इशू ऑफ शेयर किया है, ठीक है, लोगों को पब्लिकली ऑफर किया था कि आप शेयर्स को खरीदें, ठीक उसी तरीके से ये क्या होता है? इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग्स होती हैं. कहता है द इक्विटी शेयर्स issued against GDR are held by an international bank is called depository. कहता है कि जो जैसे हम अगर देखें तो शेयर्स के लिए हमें बैंक की रिक्वायरमेंट होती है. शेयर्स यानी कि अगर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम एक बैंक से जो इस तरह के अकाउंट्स को प्रोवाइड करने वाला होता है उससे हम क्या कर सकते हैं? इस अकाउंट को ओपन करके, डीमैट अकाउंट को ओपन करके क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट करने का काम कर सकते हैं. ठीक इसी तरीके से ये जो होता है वो एक डिपॉजिटरी या ब्रोकर का काम करता है किसी भी शेयर्स, किसी भी कंपनी के लिए. और इसी तरीके का काम जो होता है, कहता है द इक्विटी शेयर्स इशूड अगेंस्ट द जीडीआर. इंडिया में इंडिया के लोगों के लिए इक्विटी शेयर इशू किया जाता है, लेकिन इंडिया के बाहर के लोगों के लिए जीडीआर इशू किया जाता है. ये दोनों उसके मतलब इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट जीडीआर होता है. आर हेल्ड बाई एन इंटरनेशनल बैंक, जो किसके पास होता है? एक इंटरनेशनल बैंक के पास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी कहते हैं. द कंपनी इज इशूड डिविडेंड नोटिस. कंपनी क्या करती है? इसके लिए डिविडेंड यानी कि जो प्रॉफिट वो दे रही है उसकी एक नोटिस इशू करती है, रिपोर्ट जनरेट करती है, और इसी तरीके के और भी डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं उसको इशू करने का काम करती है. रिगार्डिंग दीज शेयर टू द बैंक ओनली. ये क्या करती है? बैंक के लिए इन शेयर्स यानी जीडीआर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने का काम करती है. These shares are called depository shares. इन शेयर्स को क्या कहते हैं? Depository shares कहते हैं. The shareholders of these shares do not get voting rights. जो GDR लेने वाला शेयर होल्डर होता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह से क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स नहीं होते. यहां आगे कहता है The capital contributed by these shares in dollars. अब इन शेयर्स के थ्रू या ये शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो जो पैसे लगाने का काम करते हैं वो डॉलर्स में होता है. दैट अमाउंट विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. फिर कहता है दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड द डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे एक नया वर्ड जो बोला गया है आपको ध्यान में रखना चाहिए. ये क्या बोला गया है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको बोला गया है डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका जो बेस होता है वो डॉलर जनरेट करता है. फिर आगे यहां कहता है द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिटी बैंक इन 1990. तो 1990 में इंडिया में फर्स्ट टाइम सिटी बैंक ने क्या किया था? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इंट्रोड्यूस करने का किया था. अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? तो कहता है कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ जीडीआर इन
इज इन फॉरेन करेंसी, यानी कि जो वो कैपिटल कलेक्शन कर रहा है वो किस जीडीआर के थ्रू वो किस करेंसी में होगा, फॉरेन करेंसी में होगा। फिर कहता है द इशूज प्राइस ऑफ जीडीआर इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर रिस्पॉन्स। इसका जो प्राइस होता है इन्वेस्टर जिस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, यहाँ इन्वेस्टर के रिस्पॉन्स का सेंस अगर मैं बताऊँ आपको तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। क्या ये कहना चाहता है, इन्वेस्टर के रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो ये कहने का सेंस ये इसका है कि जैसे हम जब शेयर इशू करते हैं तो होता क्या है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे उसी के हिसाब से इसकी प्राइसिंग क्या करती है, जीडीआर की प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या किया, हमने 1000 जीडीआर इशू करने हैं, अब यहां पे क्या हो गया, 10,000 लोग आ गए कि ये हमको जीडीआर चाहिए, तो हमारे जो नंबर ऑफ जीडीआर होंगे वो कितने होंगे, जो प्राइसिंग होगी 10 रुपीज हर एक शेयर्स की हो जाएगी, यानी अकॉर्डिंग टू द डॉलर्स, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे। सेम सिचुएशन है आपका तक, नो वोटिंग राइट्स आर गिवन टू द होल्डर ऑफ जीडीआर, यानी कि जो जीडीआर होल्डर है, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को रखने वाला जो पर्सन है उसको किसी भी तरीके की वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती जैसा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। फिर कहता है द जीडीआर आर इजिली ट्रांसफरेबल एट द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मैं अगर बात करूं तो मैंने आपसे बताया था कि इंडिया में सेबी क्या करती है, इंडिया में सेबी क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अगर बात करें तो हमारे पास BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे, और हर एक स्टेट्स के अपने अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है। यूपी का भी यूपी स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसफरेबल होता है, यहां से यहां आ सकता है और इसके आगे भी वो मूव कर सकता है। फिर कहता है फोर्थ, द फर्स्ट इंडियन कॉमन कंपनी टू इशू जीडीआर इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये याद रखेंगे, पहली इंडियन कंपनी थी जो जीडीआर इशू किया था उसने, वो कौन थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, और इट सोल्ड द 150 मिलियंस वर्थ, और इन्होंने 150 मिलियन वर्थ का क्या किया था, जीडीआर 1992 में, किसमें, 1992 में सोल्ड करने का काम किया था। अब हम बात करते हैं एडीआर की। एडीआर जैसे जीडीआर जो होता है वो ग्लोबल लेवल पे होता है, मैंने दुनिया के किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री के लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करने का काम कर सकते हैं। लेकिन एडीआर की अगर बात करते हैं तो ये एडीआर जो होता है वो केवल अमेरिकन पीपल्स के लिए होता है, या केवल अमेरिका के लोग ही क्या कर सकते हैं, इस तरह से फंडिंग को इन्वेस्टमेंट करने का काम कर सकते हैं। द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इसको बोलते हैं। एंड एडीआर इज जस्ट लाइक जीडीआर, जीडीआर की तरह ही होता है। इट कैन बी इशूड टू द सिटीजन ऑफ यूएसए ओनली, और इसको किसके लिए, केवल यूएसए के सिटीजन, यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोगों के लिए ही इसको इशू किया जाता है। इट कैन बी लिस्टेड इन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज, और वो जो होता है वो भी यूएस स्टॉक एक्सचेंज जो होती है, जहां पे मार्केट, देखिए स्टॉक एक्सचेंज फिर से समझ लीजिएगा, स्टॉक, अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस ऑफ, इट्स अ मार्केट, इट्स व्हाट, इट्स अ मार्केट वेयर वी कैन बी सोल्ड आवर शेयर्स, ठीक है। कंपनी के शेयर्स को बेचने का क्या होता है, एक प्लेस होता है, एक मार्केट होता है। मार्केट का सेंस समझते हैं कि नहीं समझते हैं, मार्केट का मतलब दैट अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग इज डन ऑन द रेगुलर बेसिस, वो जगह जहां पे खरीदने बेचने का काम रोज होता है वो मार्केट होता है। फिर कहता है द शेयर इशूड बाय द कंपनी आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक इज कॉल्ड डिपॉजिटरी। सेम सिचुएशन जीडीआर की तरह इसमें भी क्या करता है, जब इस तरह के शेयर को इशू किया जाता है तो वो एक इंटरनेशनल कंपनी के पास, इंटरनेशनल बैंक के पास होता है। इंटरनेशनल कंपनी, सॉरी मतलब शेयर को जो इशू किया जाता है कंपनी के थ्रू, वो क्या करता है, अपने इस तरह के एडीआर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक बैंक में रहता है जिसे डिपॉजिटरी कहते हैं। कहता है विच इज रिसीव्ड डिविडेंड नोटिस एंड रिपोर्ट्स, और इसमें भी क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ डिविडेंड्स की रिपोर्ट्स होती है, नोटिस की रिपोर्ट्स, नोटिस सारे होते हैं, प्रोस्पेक्टस सारे होते हैं, सारी चीजें होती है जो एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होती है। फिर कहता है एडीआर आर द सब्जेक्ट टू मच
द स्ट्रिकर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द जीडीआर। अगर देखें एडीआर की बात करें तो ये थोड़ा सा जीडीआर के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको डिस्क्लोज करने में, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत कुछ इंक्वायरीज करता है तब इन्वेस्टमेंट करने का काम होता है। बिकॉज द रेगुलेशन ऑफ द यूएस स्टॉक एक्सचेंज आर वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये जो रेगुलेशन है यूएस स्टॉक एक्सचेंज का वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और ये भी कहता है एनुअल लीगल्स एंड अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड एडीआर आर मच हायर देन जीडीआर। अब ये कहता है कि जो इसका एनुअल लीगल अकाउंटिंग कॉस्ट है, यानी कि जो इसकी फीस वगैरह होती है एडीआर की, वो क्या होती है जीडीआर के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। फिर कहता है एन एडीआर इज एन अमेरिकन डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डॉलर डोमिनेटेड, तो डॉलर बहुत सारी कंट्रीज में चलता है, लेकिन अमेरिकन डॉलर डोमिनेटेड की बात करेंगे तो केवल अमेरिकन डॉलर की बात करता है। कहता है एनी अफ्रीकन बैंक फंक्शनिंग्स एज अ डिपॉजिटरी इनके यूज द एडीआर। अगर कोई अफ्रीकन बैंक है जो डिपॉजिटरी के फंक्शन को मेंटेन कर रहा है वो भी क्या कर सकती है, एडीआर को यूज कर सकती है। अब एडीआर के बाद हम बात करेंगे आईडीआर का, यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एन आईडीआर इज ऑल्सो लाइक अ जीडीआर, ये भी जीडीआर की तरह होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज इशूड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए इशू किया था, यानी कि इंडिया के लोगों के इशू किया जाता है। कहता है थ्रू द आईडीआर द फॉरेन कंपनीज रेज द फंड्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट। जो फॉरेनर कंट्रीज हैं या कंपनीज है वो क्या करते हैं, इंडिया के मार्केट से फंड्स को रेज करने का काम करती हैं। द फॉरेन कंपनीज आइडियाज विल डिपॉजिट शेयर टू एन इंडियन डिपॉजिटरी। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये क्या करते हैं, अपना जो डिटेल होता है वो बैंक को देते हैं जिसे डिपॉजिटरी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है कि ये एक इंडियन बैंक को देंगे, वो इंटरनेशनल बैंक को दे देते हैं, और यहाँ पे एक इंडियन बैंक को, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, तो इंडियन डिपॉजिटरी इसको बोली जाएगी। द डिपॉजिटरी इशूड रिसिप्ट्स टू इन्वेस्टर्स इन इंडियन अगेंस्ट द दिस शेयर। अब ये क्या करते हैं, इन इंडिया में ये लोग क्या करते हैं, इस डिपॉजिटरी के बेसिस पे शेयर्स को इशू करने का काम करते हैं, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो पैसे लगाना चाहते हैं फॉरेन कंपनीज में, उनसे पैसे को कलेक्ट करने का काम करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वॉज द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी टू फाइल फॉर एन इशूज ऑफ आईडीआर इन इंडिया। तो इंडियन चार्टर्ड बैंक, ये वाला लाइन जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट सकता है। विच बैंक वॉज द फर्स्ट या फर्स्ट बैंक हुज इशूड द आईडीआर, वो बैंक जो से पहली बार इशू किया आईडीआर को, तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करेंगे जिसने क्या किया, इंडियन पीपल्स के लिए आईडीआर को इशू करने का काम किया। अब एलिजिबिलिटीज क्या होती है फॉर ऑफ द कंपनीज टू इशू द आईडीआर को इशू करने के लिए, क्योंकि ये इंडियन रेगुलेशन पे वर्क करेगा। जैसे फर्स्ट की बात करता है, इशू द कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन द इट्स होम कंट्री, यानी कि वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ऑलरेडी अपने यहाँ काम कर रही है और वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, यानी कि जैसे अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में पैसे लगाना, इंडिया से पैसे लेना चाहती है या इंडियन इन्वेस्टर से पैसे लेना चाहती है, तो वो अमेरिका में ऑलरेडी क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए उनके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, एंड इज नॉट प्रोहिबिटेड टू इशू द सिक्योरिटीज बाई एनी रेगुलेटर अथॉरिटीज, और ना ही उसी को किसी दूसरी रेगुलेशन अथॉरिटीज के थ्रू उसको प्रोहिबिटेड किया जाए, बैन किया गया हो कि वो शेयर इशू नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा है, लिस्टेड है और उस पर कोई बैन नहीं है, तो ऐसा कर सकता है। फिर कहता है सेकंड, इट हैज नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द लेटेस्ट 3 करोड़ इन द 3 years कंटिन्यूसली। अब इसके पास जो टेंजिबल एसेट्स है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह उसके, तो 3 करोड़ कम से कम उसका हो और हर पिछले 3 सालों में 3 करोड़ लगातार बना हो, ठीक है। आगे भी कहता है इट्स मस्ट हैव नेट वर्थ ऑफ 1 करोड़ इन ईच प्रीसीडिंग 3 years, और वो क्या हो, उसका जो बर्थ हो, ठीक है, वो क्या हो, पिछले 3 सालों में उसका 1 करोड़ तो कम से कम उसका बना रहा हो। अब रिजर्वेशन की बात करें आईडीआर के लिए, तो नॉर्मली कहता है एटलीस्ट 50% ऑफ द इशूज टू बी अलोकेटेड टू द क्वालिफाइड इंटरनेशनल बायर्स। अगर इसकी बात करें तो इसमें 50% जो कंडीशन होती है, जो इशू किया जाता है, वो क्वालिफाइड बायर्स के लिए होता है जो इंटरनेशनल बायर्स होते हैं, और 30% ऑफ द इशू ऑफ द रिटेलर्स इंडिविजुअल, ठीक है, और 30% जो इंडिविजुअल रिटेलर्स होते हैं जो खरीदने बेचने का काम लगातार करते हैं उनको, यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए होता है 30%, और बैलेंस जो 20% होता है वो नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है,
ठीक है, ऐसे जो बिजनेस के टर्म्स में काम नहीं करते, ऐसे लोग जो बस पैसे लगाने का काम करते हैं या एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं उनके लिए होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आईडीआर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स को जनरेट कर, खासतौर से आईडीआर से के थ्रू इंडिया के लोग बाहर किसी दूसरी कंपनी में पैसे लगा सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिया जाए, केस स्टडी है, कहता है Anshuman has been successfully run a financial consultancies firm for past 5 years. His company has become the popular and enjoy the good reputation. अंशुमान है, पिछले 5 साल से अच्छा खासा फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज का काम कर रहा है और उनकी कंपनी बड़ा अच्छा पॉपुलरिटीज़ को मेंटेन कर रही है और अच्छा रेपुटेशन मेंटेन कर रही है, यानी पैसे भी कमा रही है और रेपुटेशन। इट हैज़ सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ अ प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड फॉर द लास्ट 5 ईयर। अब उनके पास क्या है कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से पूरी तरीके जो होना चाहिए वो अमाउंट अवेलेबल है पिछले 5 साल का। तो ही प्लान्स नाउ स्टार्ट द ब्रांच इन बेंगलुरु एंड मुंबई ऑल्सो। अब वो सोच रहे हैं कि वो बेंगलुरु और मुंबई में क्या करें, एक नया ब्रांच स्टार्ट करें। कहता फॉर द एक्सपेंडिंग द बिजनेस डू नॉट वॉन्ट एनी एडिशनल लाइबिलिटीज। अब बिजनेस को बड़ा करने के लिए अंशुमान कोई नई लाइबिलिटीज को जनरेट करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, क्या सजेस्ट द सोर्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंस सुटेबल टू द अंशुमान फॉर एक्सपेंशन। तो भैया लाइबिलिटीज तब जनरेट नहीं होगी जब हम अपने रिटेन अर्निंग को या फिर ऑनर्स फंड को मेंटेन करें। तो यह रिटेन अर्निंग की बात कर रहा है। अब इसके मेरिट्स की बात कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट और क्वेरी, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।